मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उन्होंने यूपीएससी में 312वीं रैंक हासिल की है और वो है विकास नगर बरोटीवाला की अंजू भट्ट, जो देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ चुकी हैं। आप सोचिए ये कितने गौरव की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए कि हमारी बेटियां यूपीएससी में झंडा गाड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद अंजू, और बहुत खुशी है, मतलब हर उत्तराखंडी इस बात से बहुत खुश है कि आपने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये कब मन में आया कि आपको इस सेक्टर में जाना है? नमस्कार सर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो जैसा आपका क्वेश्चन है कि कब मन में आया कि इस सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मन काफ़ी पहले से था। जब मैंने कॉलेज जॉइन किया था, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, तो उस टाइम पर भी मन में था कि शायद जॉब नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई-बहन, उन्होंने मुझे गाइड किया कि सिविल सर्विस ऐसा एग्ज़ाम है जो जिसे आप कर सकते हैं और जैसा आप चाह रहे हैं, ये उसकी तरफ जो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं, उसमें ये बेस्ट रहेगा। तो जब थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन, इसके बारे में जाना, पढ़ाई करी, तो लगा कि हाँ, शायद ये हो सकता है। तो तब से ही ये डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज़ जॉइन करनी है। और फिर आपने कोचिंग कहीं से ली? नहीं सर, मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने लेकिन जब टेस्ट सीरीज़ लिखनी होती है हमें प्रीलिम्स के बाद मेंस की, तो उसमें मैंने जो कई कोचिंग हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखी हैं। ओके, तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी सर, मैंने अपनी जो स्कूलिंग है क्लास 8 तक की, वो एक प्राइवेट स्कूल द्रोणा पब्लिक स्कूल है लक्ष्मीपुर में यहीं पर, वहाँ से की। उसके बाद अपनी 10th और 12th के लिए मैंने सेपियन स्कूल विकास नगर जॉइन किया। वहाँ से 12th करने के बाद मैंने मिर्ज़ापुर में, सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ से मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया 2015 टू 19 बैच। और उसके बाद 2020 से ही मैंने अपनी सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो ये मेरा उसके बाद से चौथा अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई। वाह! तो किस तरह की तैयारी, आपका रूटीन क्या रहता है? ज़रा बताइए ना, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उन्हें पता लगे भई अंजू कितने मेहनत करती थी। जी सर। तो जब मैंने शुरुआत की थी 2020 में, तो उस समय सब कुछ नया-नया था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑनलाइन, रिसोर्सेज़ काफ़ी थे। तो सिलेबस पहले सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ा, उसके बाद जो रिसोर्सेज़ हैं उनको इकट्ठा किया। जैसे हमें पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सबको, ये स्टार्टिंग सब एनसीईआरटी से ही करते हैं, तो मैंने भी एनसीईआरटी से ही करी। तो शुरुआत में काफ़ी लंबा टाइम, शुरू में तो 6 घंटे से फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे ऐसे बैठी। लेकिन जब धीरे-धीरे समझ आया कि टाइम शायद इतना मैटर नहीं करता है जितना कंसंट्रेशन और फोकस मैटर करता है। तो फिर मैंने बीच-बीच में ब्रेक लेने भी चालू किए। तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, लेकिन बीच-बीच में जब भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद अभी मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो मैं ब्रेक ज़रूर लेती थी। तो आप फिर ब्रेक में क्या करती थी? जी सर, तो मेरी हॉबी मेडिटेशन है, तो मैंने मेडिटेशन 2020 में ही स्टार्ट किया था जब मैंने प्रिपरेशन की, और शुरू जो पहला जो मेरा अटेम्प्ट रहा उसमें मुझे सफलता हासिल नहीं हुई, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे सजेस्ट किया मेरे फ्रेंड्स ने, और मैंने खुद भी इसके बारे में पढ़ा कि शायद मेडिटेशन एक चीज़ है जो ना सिर्फ़ आपका स्ट्रेस कम करेगा, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, शुरुआत मैंने 5 मिनट से करी, वो बहुत मुश्किल होता था 5 मिनट भी बैठना, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, तो उसके बाद से मैंने वो रेगुलरली करना चालू किया। तो मैं सुबह और शाम मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, अभी तक करती हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा वॉकिंग करती हूँ। मतलब वॉक करना ऐसा है कि अगर आप पूरा दिन बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद अगर आप 10 या 15 या 20 मिनट के लिए वॉक करते हो, तो वो आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद सर अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने कुछ जो क्लोज़ दोस्त हैं उनसे बात करना, और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी एक जुड़वा बहन भी है, तो उससे हमेशा बात करना। तो ये सब मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो फिर उस समय माहौल क्या था? थोड़ा वो भी बताइए ना। जी सर। सर मैं पहले बताना चाहूँगी कि जब मेरा पिछले साल तीसरा प्रयास था, तो उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गई थी। तो लेकिन 23 मार्क्स से मेरा मेरिट में नहीं हो पाया था। तो उस समय हम लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। लेकिन जब वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी और थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था। लेकिन जब इस साल का समय आया, तो मेरे घर पर मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मी मौजूद थी। मेरे फादर
आर्म्ड फोर्सेस में है, तो वो अभी नागालैंड में ही हैं और मेरी जो सिस्टर हैं, वो अपनी जॉब में हैं, वो नोएडा में हैं। तो इस उस समय पे काफ़ी पहले तो डर था क्योंकि पिछले बार जब एक बार देखा था कि जब लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो थोड़ा बहुत डर उस चीज़ का भी था। दूसरा फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा भरोसा था कि मेहनत ज़्यादा की है, तो इस बार हो जाना चाहिए। तो जब रिज़ल्ट आया, पीडीएफ में नाम दिखा, तो पहले यकीन नहीं हुआ कि हो गया है। फिर जब मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि हो गया है, मैंने वेरीफ़ाई कर लिया है, तो मैंने फिर मम्मी को बताया, फिर फ़ादर को कॉल किया, फिर सिस्टर को कॉल किया, तो घर पे थोड़ा इमोशनल हो गया था। फ़ादर भी वीडियो कॉल में जुड़े, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो काफ़ी इमोशनल माहौल था उस समय। क्यों नहीं, वो आर्म फोर्सेस में और खासकर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक जी। बहुत टफ सिचुएशन में काम करते हैं, और फिर बच्चे इतना जी, अच्छा रिजल्ट लेके आए तो नेचुरली एक इमोशनल माहौल बन जाता है। तो आपने कुछ शर्त रखी थी कि अगर मैं क्लियर कर लूँगी तो मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी? सर ऐसी कोई ख़ास शर्त मेरी थी नहीं कि मुझे क्लियर करने के बाद कुछ ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। बस ये था कि मन में ये था कि अगर अपने पेरेंट्स को मैं प्राउड फ़ील करा सकूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो तो आपने वो पेरेंट्स चीज़ को हो कहा, गई। आपने तो पूरे उत्तराखंड को प्राउड फील कराया है। थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट। लेकिन बहुत खुशी की बात है अंशु, मैं चाहता हूं कि जो हमारी बेटियां हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हैं या जिनका सपना है सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का, उनको आप कुछ बताइए कि किस तरह से वो तैयारी करें। जी सर, मैं जो भी उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के युवा, स्पेशली लड़कियाँ जो भी चाहती हैं कि सिविल सर्विसेज़ में वो कुछ करें, नाम अपना, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप शुरुआत कीजिए, डिसीज़न लीजिए, बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, आपको उनको फ़ेस करना पड़ेगा। और जब आप एक लड़की होती हैं तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जो चुनौतियाँ होती हैं वो इस तरीके से आती हैं कि लोग पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप शादी कब करने वाले हैं? तो वो सब आप उन सबको आप इग्नोर कीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए और एक निश्चय कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए और उसके साथ पढ़िए। और उससे ना केवल सिविल सर्विसेज़ लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पूरी तैयारी कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए और आप अवश्य ही सफल होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो आपने अपने आपकी माताजी ने पूछा नहीं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा? कुछ उन्होंने जानने की कोशिश की आपसे? सर जैसे मम्मी पहाड़ी बैकग्राउंड से हैं, हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉलेज किसी को होता नहीं है। बिल्कुल, तो इसीलिए मम्मी को मैंने अभी जानना चाहा। फिलहाल इतना पता है। जी, सिर्फ़ इतना पता है कि यूपीएससी क्लियर हुआ है। उनको थोड़ा पता है कि शायद सर्विस अब जो मिलेगी वो आईआरएस मिलेगी, रेवेन्यू सर्विस होगी। तो अभी फिलहाल जो खुशी है वो खुशी का माहौल है, अभी इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं कि कौन-सी सर्विस में क्या डेज़िग्नेशन कैसा होगा। बट अभी बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है ना रेवेन्यू सर्विसेज में भी, आपने देखा जी, होगा। जी। बिकॉज जी, मैन सर। पावर से ज़्यादा अभी सारा कुछ तो ऑनलाइन हो गया आपका। तो ये इसे किस तरह से आप देख रही हैं? सर देखिए टेक्नोलॉजी हमेशा हम जैसे बोलते हैं कि जो भी सर्विसेज़ हों, चाहे वो सिविल सर्विस हो या कॉर्पोरेट हो, तो टेक्नोलॉजी हमेशा जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको ऑगमेंट करती है, उनकी मदद करती है, उनको असिस्ट करती है। तो मैं भी टेक्नोलॉजी को उसी तरह देखना चाहूँगी और उसी तरह देखती हूँ कि जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको वो एनहांस करने में हमारी मदद करेंगी। एक और चर्चा होती है कि अगर आपको अपने को कंसंट्रेट करना है तो आप ना सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें। तो अंजू भी सोशल जी। मीडिया से इस पूरे तैयारी के दौरान दूर थी? जी सर, सोशल मीडिया में मैं पिछले 5-6 साल से दूर हूँ। लेकिन मैं व्हाट्सएप में कनेक्टेड हूँ, मेरे कुछ क्लोज़ दोस्त हैं, उनके साथ कनेक्टेड हूँ। फिर मैं टेलीग्राम पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, अपने दोस्त हैं, उनके साथ कनेक्टेड हूँ, जो मेरे मेंटर हैं, गाइड हैं, जिन्होंने पिछले साल भी मेरे साथ अटेम्प्ट दिया था, जिन्होंने मुझे इस बार भी बहुत ज़्यादा मदद करी, मुझे मोटिवेट करके रखा। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू के स्टेज में जब आप एक कम्युनिटी बनाते हैं, आपको 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक क्लोज़ सर्कल था जिसमें हर कोई एक अलग न्यूज़पेपर पढ़ के आता था और शाम को हम वो सब एक हाँ, साथ तो आप डिस्कस ग्रुप करते थे। डिस्कशन करते थे, बिल्कुल। जी, जी सर। तो चलिए। सोशल मीडिया को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह देखना चाहेंगे तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आप उसको बेस्ट पोटेंशियल में उसको यूटिलाइज़ कर पाएँगे तो वो आपका पूरी तरह से साथ देगा। तो अंजू, बीच बीच में जब आप तैयारी करती थी आपकी मदर कोई स्पेशल डिश आपके लिए लेके आती थी कि बेटी मेरी तरोताज़ा रहे और उसका बिल्कुल कंसंट्रेशन बना रहे? जी सर। क्योंकि मैं टिहरी गढ़वाल से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गढ़वाली खाना
बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अच्छा। उसमें जो हम काबुली भात बोलते हैं, हाँ। वो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट रहा है हमेशा से। तो जब भी सर्दियों का मौसम होता था, हम मतलब हर तीसरे या चौथे दिन वही बनता था हमारे घर पे। तो जब मैं सुबह बैठती थी पढ़ने के लिए, तो मैं दिन होने का इंतज़ार करती थी कि जल्दी से पढ़ाई खत्म करनी है और दिन में जी, और फिर वैसे ही मम्मी ने बहुत साथ दिया है, चाहे वो इस मामले में हो या सुबह उठना, मेरे साथ बैठना, जब कभी स्ट्रेस हो रहा है तो बातें करना, तो मम्मी का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है। हाँ, तो केवल तपस्या आपने नहीं, माँ ने भी की ना साथ में। जी। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, मेरी ओर से उनको बहुत बधाई दीजिएगा। और जी सर। एक उत्तराखंड के लिए बहुत खुशी का माहौल है। हम सब लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारी बेटियां जो हैं वो इस तरह से अपने मुकाम को हासिल करती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ के रहने वाले बच्चों के सामने कई चैलेंजेस होते हैं। उन्होंने बचपन से ही वो मुश्किल हालात देखे होते हैं और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी उनके सामने होते हैं जब आपकी फैमिली बड़ी होती है। लेकिन बावजूद इसके आप फोकस करते हैं, आप डिटरमाइन होते हैं, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है और फिर आप उस लक्ष्य की जब प्राप्ति कर लेते हैं तो आपके परिवार के साथ साथ आप वो मौका पूरे राज्य को, पूरे देश को देते हैं कि वो भी आप पे प्राउड फील करता है। बहुत धन्यवाद अंजू और बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और मैं आशा करता हूं थैंक आप यू। एक ब्रिलियंट ऑफिसर बने जिसका जो अपना एक एग्जाम्पल सेट करे, जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। बहुत शुक्रिया देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए और बहुत धन्यवाद आपका।